बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल है स्पेस 3 पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री पर, जिसमें हमारा आज का टॉपिक होगा बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। दोस्तों, आपके सेकेंड सेमेस्टर के पेपर का नाम है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। जैसा कि कल के लेक्चर के अंतर्गत हमने डिस्कस किया था, आपका सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का सिलेबस यानी बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री का सिलेबस का डिस्कशन कल की क्लास में हो गया था। आपका बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री कुल मिलाकर के 8 यूनिट में डिवाइड है और यूनिट बाय यूनिट हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। ये क्लास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत संचालित की जा रही है, यानी नई शिक्षा नीति 2020 में जो लागू हुई है उसके तहत संचालित की जा रही है। दोस्तों, आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हों, आप सभी का सिलेबस सेम है, सभी में यही सिलेबस लागू है। चाहे आप अवध यूनिवर्सिटी से हों, चाहे आप DDU यूनिवर्सिटी से हों, बात कर लें पूर्वांचल यूनिवर्सिटी की तो उसमें भी यही सिलेबस है। साथ ही साथ जननायक चंद्रशेखर बलिया यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र छात्राएँ हैं उनमें भी यही पेपर आना है, यही सिलेबस है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हों, सभी में यही सिलेबस लागू है और यही सिलेबस आएगा आपके पेपर में। आप फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दिए हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपने देखा होगा कि आपके पेपर में NEP लिख करके आया होगा, ठीक है। NEP के तहत सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है। नई एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि भारत में जितने भी विश्वविद्यालय हैं सब में लगभग ये लागू हो चुका है, ठीक है। और यही सेम सिलेबस रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये जो आपका पाठ्यक्रम है सेकंड सेमेस्टर का है और सेकंड सेमेस्टर में हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री। आपके केमिस्ट्री के लाइव क्लास का टाइमिंग है रोज़ रात 8 बजे। आपके यूट्यूब चैनल पर रोज़ रात 8 बजे केमिस्ट्री की क्लास होगी। आप सभी लोग लाइव आइएगा। दोस्तों, PDF नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम आप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर आप सर्च करेंगे SP स्टडी चैनल फर्स्ट, आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ से आपको कंप्लीट नोट्स मिलता रहेगा, साथ ही साथ क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं क्लास को। ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी क्लास हो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे बायो ऑर्गेनिक और बायो ऑर्गेनिक में आपका पहला चैप्टर है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो आज हम केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि आपका ये जो बायो ऑर्गेनिक है ये शब्द कहाँ से आया और इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है या किन किन टॉपिक का अध्ययन करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें बायोकेमिस्ट्री को समझना होगा कि बायोकेमिस्ट्री आपके क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का सामान्य परिचय। तो डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों? सबसे पहले डेफिनेशन हम समझेंगे। डेफिनेशन इसकी है, बायोकेमिस्ट्री इज अ स्टडी ऑफ व्हाट गोज ऑन व्हाट इन द लिविंग सिस्टम। बायोकेमिस्ट्री अध्ययन है आपके लिविंग सिस्टम का, कि आपके लिविंग सिस्टम में क्या चल रहा है, कौन से मॉलिक्यूल हैं जो आपके पूरे लिविंग सिस्टम को संचालित कर रहे हैं, चला रहे हैं। वो कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जो हमारे पूरे लिविंग सिस्टम को चला रहे हैं, इन सभी के बारे में हमें बायोकेमिस्ट्री में पढ़ना है। इतनी बात समझ आ गई। अगला टॉपिक है, एज द टाइटल सजेस्ट
it will involve importance of biological process। बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत अपने लिविंग सिस्टम के बारे में हमें अध्ययन करना है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जो आपके पूरे बॉडी को बनाए हैं। इन सभी टॉपिक का डिस्कशन हमें बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत करना होता है। तो बायोकेमिस्ट्री क्या है आप समझ गए। बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हमें पढ़ना है आपके लिविंग सिस्टम को किस प्रकार से कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जो उसको मैनेज कर रहे हैं, आपके पूरी बॉडी को कौन से मॉलिक्यूल चला रहे हैं, आपके लिविंग सिस्टम में क्या चल रहा है, पूरे लिविंग सिस्टम में कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं जो पूरे बॉडी को मैनेज करते हुए आपके पूरे लिविंग सिस्टम को संचालित कर रहे हैं। इन सभी के बारे में हमें बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत डिस्कस करना है। अब हम बात करते हैं कि आपके बायोकेमिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है और इसके अंतर्गत यानी बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक का अध्ययन करना है। तो बायोकेमिस्ट्री को कुल मिलाकर के दो भागों में बांटा गया है। पहला है बायो ऑर्गेनिक और दूसरा है बायो इनऑर्गेनिक। बायोकेमिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? बायोकेमिस्ट्री को दो भागों में बांटा गया है, बायो ऑर्गेनिक और बायो इनऑर्गेनिक। अब बायो ऑर्गेनिक तो आपको पढ़ना है, आपके सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक है, जिसमें आपका जो बुक है आपके पेपर का नाम ही है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। लेकिन आपको बायो इनऑर्गेनिक इसमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है बायो ऑर्गेनिक के बारे में। तो बायो ऑर्गेनिक में आपको क्या पढ़ना है मित्रों? बायो ऑर्गेनिक में आपको पढ़ना है मॉलिक्यूल के बारे में, और मॉलिक्यूल में आपको क्या पढ़ना है? इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है। वो कौन कौन से मॉलिक्यूल हैं इम्पॉर्टेंट, आपको क्या पढ़ना है? इम्पॉर्टेंट इसमें पढ़ना है आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में और न्यूक्लिक एसिड के बारे में। आपको इन तीन टॉपिक को पढ़ना है बायो ऑर्गेनिक के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपके कार्बोहाइड्रेट्स के टॉपिक को। आपका पहला चैप्टर है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे आज कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को सबसे पहले हम समझेंगे इंट्रोडक्शन के माध्यम से। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, और इंट्रोडक्शन क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर इम्पॉर्टेंट बायो ऑर्गेनिक कंपाउंड विदली इन डिस्ट्रीब्यूटेड इन द नेचर। कार्बोहाइड्रेट्स प्रकृति में व्यापक रूप से वितरित महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है दोस्तों। यानी कार्बोहाइड्रेट्स आर इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल कंपाउंड विदली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर। इतनी बात समझ गए। कार्बोहाइड्रेट्स आपका प्रकृति में व्यापक रूप से विस्तृत एक प्रकार का महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं? तो दीज इंक्लूड शुगर सच एज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज एज वेल एज नॉन शुगर सच एज स्टार्च एंड सेल्यूलोज। इनमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज जैसी शर्करा के साथ साथ गैर शर्करा भी शामिल हैं, जैसे कि स्टार्च और सेलुलोज। स्टार्च और सेलुलोज जो हैं ये क्या हैं? ये गैर शर्करा हैं। और फ्रक्टोज, सुक्रोज और ग्लूकोज क्या हैं? ये क्या हैं? ये शर्करा हैं। तो शर्करा और गैर शर्करा समझ गए। अब शुगर आर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। देखिए शुगर जो है एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है विद इन ए स्वीट टेस्ट एंड आर सॉल्युबल इन वाटर। देखिए शुगर जो है एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है जो मीठे स्वाद के साथ साथ पानी में घुलनशील है, लेकिन नॉन शुगर आर नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। जो नॉन शुगर हैं वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस नहीं हैं, और विच आर नॉट स्वीट, वो मीठे भी नहीं हैं, और आर इनसॉल्युबल और लेस सॉल्युबल इन वाटर। ये जो है पानी में कम घुलनशील और अघुलनशील हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हो गई आपके कार्बोहाइड्रेट से संबंधित कुछ इंट्रोडक्शन।
अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के शब्द के बारे में कि शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और किन शब्दों से मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स बना है। कार्बोहाइड्रेट्स आपका दो शब्दों से मिलकर बना है दोस्तों, कार्बोधन हाइड्रेट्स। कार्बो क्या है? कार्बो मतलब हो गया कार्बन और हाइड्रेट्स मतलब हो गया वाटर। कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन और पानी से मिलकर बना हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई। तो कार्बन, अब हम यहाँ पर कार्बन को CX के रूप में लिख सकते हैं और H2O को H2OY के रूप में लिख सकते हैं। अब इसका फार्मूला किस प्रकार से फॉर्मेशन होगा, इसका फार्मूला आप देख सकते हैं। इसका फार्मूला कैसे बनेगा? CXH2OY, ये कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला है। और ये कैसे बना? यहाँ पर ये हो गया आपका कार्बन और ये हो गया आपके पानी का मॉलिक्यूल। तो कुल मिलाकर के कार्बन और पानी से मिलकर आपका कार्बोहाइड्रेट बना है, जिसका जनरल फार्मूला होता है CXH2OY। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे टॉपिक को समझते हैं। तो आगे आपका है जनरल फार्मूला। सबसे पहले जनरल फार्मूला आपका क्या है? CXH2OY आपका जनरल फार्मूला होता है। अब हम समझ लेते हैं कि इसका जनरल फार्मूला किस प्रकार से होता है और कैसे इसका हमें लिखना है। तो जैसे कि शुगर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? C12H22O11 होता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं C12, X की जगह पर यहाँ पर 12 आ गया, H2O तो H2 यहाँ पर, और Y की जगह पर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 11 लिख सकते हैं। 11 क्यों लिखेंगे? यहाँ पर 11 लिख देंगे तो 11 O के अणु हो गए और 11 दूना 22 आपके हाइड्रोजन हो गए। तो कुल मिलाकर के ये संपूर्ण आपका फार्मूला बन गया। तो ये फार्मूला शुगर का जो फार्मूला है वो लाई कर रहा है, यानी वैरी कर रहा है किसके साथ? इस फार्मूले के साथ। अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? C6H12O6 होता है। ठीक है, अगर इसको हम जो है अप्लाई करें फार्मूले पर तो यहाँ पर CX है तो हम लिख सकते हैं C6, H2O लिख सकते हैं H2O, और यहाँ पर O6 दिया गया, यहाँ पर 6 लग सकते हैं। 6 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हाइड्रोजन के हो जाएंगे और 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम फार्मूला लिख सकते हैं। अब हम डेफिनेशन को समझते हैं कि आखिर में परिभाषा इसकी क्या कहती है। इसकी परिभाषा भी दो प्रकार से है, एक डेफिनेशन है और एक मॉडर्न डेफिनेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर बायो ऑर्गेनिक कंपाउंड, दे आर कंपोज्ड मेनली ऑफ carbon, hydrogen and oxygen, having the general formula CXH2OY, where X and Y may be same or different। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो एक बायो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मेनली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसका जो जनरल फार्मूला है वो है CXH2OY, जहाँ पर X और Y सेम और डिफरेंट हो सकते हैं। अब इसको हमें समझना है कि ये सेम और डिफरेंट कैसे हो सकते हैं, सेम और डिफरेंट कैसे हो सकते हैं। तो जैसे कि हम बात कर लें ग्लूकोज और फ्रक्टोज की, तो ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है क्या होता है? फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। इसको हम फार्मूले के रूप में अगर लिखें तो इसे कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर लिख सकते हैं C6H2O और यहाँ पर सफिक्स में 6 लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं X और Y की वैल्यू क्या आ रही है? X और Y की वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, अब हम डिफरेंट कैसे इसको कर सकते हैं? डिफरेंट कैसे कर सकते हैं? जैसे कि अगर हम बात करें सुक्रोज की, अगर हम सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज का फार्मूला क्या होता है? सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11। अब इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे फार्मूले के रूप में? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको C12 लिख सकते हैं और H2O के साथ यहाँ पर 11 लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 और यहाँ पर 11, X और Y की वैल्यू क्या है? डिफरेंट है। तो समझ गए आप कि इसकी वैल्यू जो है वो सेम और डिफरेंट हो सकती है। किसके ऊपर? मॉलिक्यूल के ऊपर। जैसे कि ग्लूकोज का फार्मूला अलग है, सुक्रोज का फार्मूला अलग है, तो यहाँ पर X और Y की वैल्यू जो है सेम और डिफरेंट हो सकती है।
जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज का जो फार्मूला है वो है C6H12O6 में बी रिटन एज C6H2O6। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर x और y की वैल्यू जो है दोनों सेम आ रही है। अब डिफरेंट कैसे करेंगे? डिफरेंट के लिए क्या करेंगे, अगर हम सुक्रोज का फार्मूला लगा दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा C12H2O और यहाँ पर हो जाएगा 11। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x और y की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो ये है आपके ग्लूकोज, ये है आपके कार्बोहाइड्रेट्स का पूरा एग्जाम्पल, किस प्रकार से हम अलग अलग लिख सकते हैं। y की वैल्यू क्यों डिफरेंट होती है, x की वैल्यू क्यों डिफरेंट होती है, और इसका डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल सहित मैंने आप लोग को बता दिया। अब हम थोड़ा सा सामान्य जानकारी हिंदी में भी समझ सकते हैं, कि समझ लेते हैं कि आखिर में क्या होता है, क्योंकि कुछ जो बच्चे हैं हिंदी मीडियम के जुड़े हुए हैं जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इंग्लिश में समझने के लिए। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन से तत्व हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट 3 तत्वों से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिनमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है जल के समान 2:1 होता है। कितना होता है? 2:1 होता है। आगे देखते हैं, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, ये जो यौगिक हैं ये कार्बोहाइड्रेट श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। कार्बोहाइड्रेट श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से पदार्थ आते हैं, कौन कौन से यौगिक आते हैं, कंपाउंड आते हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और स्टार्च। ये सब क्या हैं? ये कार्बोहाइड्रेट श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इन्हें कार्बोहाइड्रेट्स भी कह सकते हैं। इन कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो जल के समान 2:1 होता है, और 2:1 होने के कारण इन्हें कार्बन का हाइड्रेट यानी कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के नाम से भी जानते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को क्या कहते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन के नाम से कार्बोहाइड्रेट्स को जानते हैं, या हाइड्रेशन ऑफ कार्बन किस में होता है? कार्बोहाइड्रेट्स में होता है। इन यौगिक का नाम कार्बोहाइड्रेट रखा गया है। इतनी बात समझ में आ गई। कार्बोहाइड्रेट्स का जो अणुसूत्र होता है दोस्तों, अणुसूत्र क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स का? CxH2OY होता है। और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जल में घुलनशील हैं और कुछ अघुलनशील होते हैं। ये मैंने पहले इंट्रोडक्शन में भी समझा दिया था। चलिए आगे देखते हैं कि जब कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो इनमें से जो जल होता है वो विलुप्त हो जाता है, उड़ जाता है, और कार्बनिक पदार्थ और कार्बन एक पदार्थ के रूप में रह जाता है। कार्बन जो होता है एक पदार्थ के रूप में रह जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें चीनी और वाटर दोनों का कॉम्बिनेशन करके हीट दे दें तो देखेंगे आपकी जो H2O होगा वो निकल जाएगा और जो चीनी होगा वो कार्बन के रूप में रह जाएगा। ठीक है, तो यही आपके कार्बन का जो है ऑक्सीकरण है, जहाँ पर कार्बन और जब कार्बोहाइड्रेट को हम गर्म करते हैं तो उनमें से जो वाटर होता है आपका, जो जल का मॉलिक्यूल होता है वो ख़त्म हो जाता है यानी विलुप्त हो जाता है, और आपका जो कार्बन होता है वो एक पदार्थ के रूप में शेष रह जाता है। इनके ऑक्सीकरण द्वारा क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिनमें हरे पौधों यानी कि इनके निर्माण में हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा होता है। जो इनका निर्माण होता है वो पौधों के हरे भागों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। इतनी बात समझ आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं मॉडर्न डिफिनेशन के बारे में, कि आखिर में मॉडर्न डिफिनेशन क्या कहती है। मॉडर्न डिफिनेशन आपकी कहती है दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन और any such compound which produce
दीज ऑन हाइड्रोलिसिस। ऐसे मॉलिक्यूल जो ऑप्टिकली एक्टिव हों और साथ ही साथ पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन को कंटेन करते हों, इनको क्या कहते हैं? इन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ये कहती है आपकी मॉडर्न डिफिनेशन। इतनी बात समझ में आ गई? तो मॉडर्न डिफिनेशन आपकी क्या कहती है? मॉडर्न डिफिनेशन कहती है कि ऐसे मॉलिक्यूल जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हों, साथ ही साथ वो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड और कीटोन को कंटेन करते हों, OH ग्रुप को कंटेन करते हों, ये सभी कंपाउंड जो हैं वो हाइड्रोलिसिस के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं और इन्हें हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। यही मॉडर्न डिफिनेशन है आपके कार्बोहाइड्रेट्स की। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब हम फॉर्मेशन की बात करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की, किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। तो दोस्तों बनाने की विधि, हमने एक ही बनाने की विधि चूज किया है और उस बनाने की विधि को हम डिस्कस करते हैं। आप लोगों को इसी प्रकार से एग्ज़ाम में भी लिखना है। देखिए मैं टॉपिक बाय टॉपिक तो क्लियर करना चाहूँगा, लेकिन आपके पास टाइम कम है। कुल मिलाकर के जून में आपका पेपर होना है दोस्तों। जून के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होगा आपके सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम, क्योंकि अगर जून में नहीं होगा तो आपके सेमेस्टर पैटर्न में लेट हो जाएगा। जो आपका थर्ड सेमेस्टर होगा, जो आपके BSc सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर होंगे, उनमें भी विलम्ब होगा। इसलिए सेकंड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है वो जून तक कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के 1 महीने का टाइम आपके पास दिया गया है, ठीक है। केवल मई आपके पास पूरा है, तो आपको तैयार करना है। तो इसमें मैंने सोचा है कि आपके पहले टॉपिक का डिस्कशन अच्छे से कराने के बाद मैं आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दूं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ ही साथ क्लास स्टार्ट करूं, ताकि सभी लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए अब हम फॉर्मेशन की बात करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड कैटालिस्ट बाय द क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट देन गिव द कार्बोहाइड्रेट्स एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। दोस्तों जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल को क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में हीट करवाएंगे तो हमें प्राप्त होगा कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यानी पानी को ग्लूकोज कैटालिस्ट यानी क्लोरोफिल उत्प्रेरक के साथ साथ सनलाइट की उपस्थिति में हीट करवाते हैं, तब हमें कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होता है। और ये जो क्रिया होती है वो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिएक्शन में 6H2O और 6 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल पानी के मॉलिक्यूल का रिएक्शन करवाएंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा C6H12O6 और 6 ऑक्सीजन के अणु जो हैं बाहर निकल जाएंगे। इसको हम फार्मूले के रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं C6H2O और सफिक्स में यहाँ पर लिख सकते हैं 6, यानी कि X और Y की वैल्यू यहाँ पर भी सेम है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फार्मूला। तो कुल मिलाकर के हमने कार्बोहाइड्रेट्स के डेफिनेशन पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। इंट्रोडक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है, मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, हिंदी में इसके कैसे समझना है, कितने भागों में बांटा गया है, अब इसका डिस्कशन हम करेंगे। प्रिपरेशन मेथड को हमने डिस्कस कर लिया कि बनाने की विधि किस प्रकार से हम बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण समझेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लास। कार्बोहाइड्रेट्स को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट्स का जल अपघटन यानी हाइड्रोलिसिस कराने पर 2 या 2 से अधिक लघु अणुओं में अपघटित हो जाता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट्स का जल अपघटन कराते हैं तब कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो 2 या 2 से अधिक लघु अणुओं में अपघटित हो जाता है।
कार्बोहाइड्रेट्स के लघु अणु कौन कौन से हैं, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज आदि। ये स्वाद में क्या होते हैं, मीठे होते हैं, इसलिए इन्हें सैकेराइड कहते हैं। जो स्वाद में मीठे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सैकेराइड कहते हैं। अब हम संरचना के आधार पर समझते हैं कि संरचना के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को निम्न मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को कितने भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आपका मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होता है, एक एक का डिस्कशन करेंगे। दूसरा है आपका, दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा आपका है ऑलिगोसैकेराइड। क्या है दोस्तों, ऑलिगोसैकेराइड्स। और तीसरा जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा पॉलीसैकेराइड। तो अब हम टॉपिक बाय टॉपिक सबसे पहले हम मोनोसैकेराइड को डिस्कस करेंगे, इसके अंदर ऑलिगोसैकेराइड को डिस्कस करेंगे और फिर पॉलीसैकेराइड को डिस्कस करेंगे। तो कुल मिलाकर के आज के इस टॉपिक के अंतर्गत यानी कि लेक्चर के अंतर्गत हमने कार्बोहाइड्रेट की पूरी विस्तृत जानकारी कर ली है। कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन से रिलेटेड चीज़ों को। उसके बाद में आपका पहला चैप्टर, जैसे ही आपका प्रथम चैप्टर ख़त्म होता है, आपके प्रथम चैप्टर का MCQ क्लास स्टार्ट करेंगे और जल्द ही आपको मॉडल पेपर मैं तैयार कर रहा हूँ, मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सभी लोग अभी से ही लग जाइए अपनी प्रिपरेशन में सेकंड सेमेस्टर के। आपने देखा कि जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो मॉडल पेपर था वो आप सबके लिए बहुत ही मददगार साबित हुआ है। आप सबका कमेंट आया, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो आप सभी लोग सेकंड सेमेस्टर के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर होंगे। जल्द ही जल्द मैं मॉडल पेपर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का क्लास भी स्टार्ट करूँगा। अभी रात 9 बजे माफ़ करिएगा फिजिक्स की क्लास होगी, जहाँ पर आप सभी लोग लाइव आइएगा, जहाँ पर आज फिजिक्स के सिलेबस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर जितने लोग नए आए हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त होता रहे। साथ ही साथ इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए या आप सर्च कर सकते हैं SP स्टडीज चैनल फर्स्ट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।